हेलो कॉमर्स वालों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे अपने अपने परिवार के साथ। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी फॉर क्लास 11। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। वैसे 9th-10th में आपने पढ़ रखा है। इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ था दो वर्ड से, ओइकोस एंड नेमीन। ओइकोस इज़ फॉर हाउस होल्ड एंड नेमीन फॉर मैनेजमेंट, यानी कि हाउस होल्ड को मैनेज करना। हमारे घर के जितने खर्चे होते हैं, कितना नमक आ रहा है, कितनी चीनी आ रही है, कहाँ कहाँ खर्चा है, कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, ये सब मैनेज करना इकोनॉमिक्स का काम होता था पुराने टाइम में। यानी कि यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और आज इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़े लेवल पे पहुँच चुकी है, जहाँ वर्ल्ड की इकोनॉमीज सेटल होती हैं। Economics आज के it is concerned with allocation of scarce means in such a manner that consumer can maximize satisfaction, producers can maximize their profits, and society can maximize its social welfare. तो पहली लाइन में है, इट इज़ कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ स्कार्स मीन्स आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम है। ठीक है, स्कार्स मीन्स है यहाँ पे आपकी वेल्थ, जो आपके पास पैसा है, पैसे आपके पास कम हैं और वॉन्ट्स आपकी अनलिमिटेड हैं, बहुत कुछ चाहते हो आप। सपोज आपके पास 50 रुपीज़ है, मम्मा ने आज पॉकेट मनी दी 50 रुपीज़। अब उससे आप क्या क्या खरीदना चाहेंगे, आप बर्गर लेना चाहेंगे, आप मोमो लेना चाहेंगे, आप स्प्रिंग रोल लेना चाहेंगे। अब गर्ल्स को कुछ क्यूट क्यूट थिंग्स का शौक होता है, कोई स्टेशनरी लेना चाहेगा। आपकी वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं उस 50 रुपीज़ में, लेकिन मीन्स स्कार्स हैं, 50 रुपीज़ ही हैं। आपको कोई एक चीज़ लेनी पड़ेगी। अब आप वो चीज़ लेंगे क्योंकि आप कंज्यूमर हैं, आप वो चीज़ लेंगे जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा मिल रही है कि आज तो मेरे को बर्गर ही खाना है। इसमें आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मोमो उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा जितनी बर्गर दे रहा है। तो ये आप अपने स्कार्स मीन्स को इस तरीके से एलोकेट करेंगे कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो, प्रोड्यूसर के प्रॉफिट मैक्सिमम हो। प्रोड्यूसर उस जगह पे अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा या वो चीज़ प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। और तीसरा सोसाइटी उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी, उस जगह पे पैसे लगाना चाहेगी जहाँ पे उसको सोशल वेलफेयर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, उसका भला बहुत हो रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज़ ऑल कंसर्न विद स्कार्सिटी एंड चॉइस। स्कार्सिटी एंड चॉइस इज़ द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये एज इट इज़ एग्जाम में आती है लाइन, प्लीज़ एलाबोरेट करके। स्कार्सिटी क्या होता है कि आपके पास मीन्स बहुत कम है। इट इज़ सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज़ लेस देन व्हाट यू वांट टू हैव। आपके पास जो है वो बहुत कम है जो आप चाहते हैं उससे। आपके पास पैसे तो 50 ही हैं, वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं, यानी कि आपके जो पैसे वेल्थ है वो स्कार्स है। दूसरी चीज़ क्या आती है, चॉइस। अब क्योंकि आपके पास स्कार्सिटी है, आपके पास रिसोर्सेज कम हैं और वॉन्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, अब आपको चॉइस करनी पड़ेगी। मुझे क्या चाहिए, बर्गर चाहिए, मोमो चाहिए, स्प्रिंग रोल चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, क्या चाहिए, यू हैव टू चूज़। इट इज़ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज बिकॉज रिसोर्सेज तो स्कार्स हैं और दे कैन बी एलोकेटेड टू अल्टरनेटिव यूजेस। और उसी 50 रुपीज़ में बहुत कुछ आ सकता है, अलग अलग चीज़ें, उसकी अल्टरनेटिव यूजेस हैं। 50 का ही बर्गर है, 50 का ही मोमो है, 50 का ही स्प्रिंग रोल है। तो आप क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स हैं और वो अलग अलग जगह पे यूज़ हो सकते हैं, इसलिए आपको चॉइस करनी पड़ेगी। तो अगर हम नटशेल में बात करें, स्कार्सिटी की वजह से चॉइस होती है, क्योंकि कम है रिसोर्सेज, आपको चूज़ करना पड़ेगा। चूज़ मतलब डिसीजन मेकिंग, चॉइस इम्प्लाइज डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आप चूज़ कर रहे हैं, आपको देखना है कि मेरे को क्या खरीदना है, यू आर टेकिंग अ डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग रिलेट्स टू यूसेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ मैनर दैट, अब आप डिसीजन कैसा लेंगे कि कंज्यूमर कैसा डिसीजन लेगा कि उसको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिल रही है, प्रोड्यूसर एक ऐसा डिसीजन लेगा कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है, और सोसाइटी एक ऐसा डिसीजन लेगी कि उसका सोशल वेलफेयर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड विद स्कार्सिटी चॉइस, चॉइस से डिसीजन होगी, और डिसीजन आप इस तरीके से लेंगे कि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल रही है, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिल रहा है और सोसाइटी को सोशल वेलफेयर मिल रहा है। नेक्स्ट आपके पास आता है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप क्लास 11 में पढ़ रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आप क्लास 12 में आगे पढ़ेंगे। नाम से क्लियर है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स बिग। माइक्रो इकोनॉमिक जो एक स्मॉल लेवल पे काम कर रही है, आपके हाउस होल्ड लेवल पे काम कर रही है। मैक्रो इकोनॉमिक एट द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को स्टडी करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे कि मेरे घर पे कितनी सॉल्ट कंज्यूम हो रही है, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक फर्म कितना सॉल्ट प्रोड्यूस कर रही है या एक हाउस होल्ड कितना सॉल्ट कंज्यूम कर रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे इसने मेजर किया। मैक्रो इकोनॉमिक्स दिखेगा जो इंडस्ट्री सॉल्ट प्रोड्यूस कर रही है, वो पूरी इंडस्ट्री, नॉट फर्म बट एन इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में कितनी एम्प्लॉयमेंट है,
इकोनॉमी एज होल कितनी जीडीपी प्रोड्यूस कर रही है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स होंगे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में गिवन है। पहला होगा मीनिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और प्रॉब्लम्स एट अ लेवल ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म, हाउस होल्ड या कंज्यूमर। किसी इंडिविजुअल फॉर्म के बेस पे इन्होंने प्रॉब्लम्स को स्टडी किया है, फर्म के बेस पे हाउस होल्ड या कंज्यूमर, एनीथिंग। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट स्टडीज़ एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, कंप्लीट इकोनॉमी को स्टडी करिए, पूरी पूरी इंडस्ट्रीज इसमें स्टडी की जाती हैं, कोई फर्म नहीं होती। नेक्स्ट आता है फोकस। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस रहेगा प्राइस एंड लेवल ऑफ आउटपुट पे। आपकी फर्म कितना प्रोड्यूस कर रही है और उस प्रोडक्शन का आप क्या प्राइस सेट कर रहे हैं, वो सारा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एक पर्टिकुलर फर्म को लेके, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेके। इसको हम थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं कि कितना प्राइस बढ़ने से मेरी डिमांड कितनी कम हो रही है। पहले मेरी प्रोडक्ट का प्राइस 10 था, अब 15 रुपीज़ हो गया है, तो लोगों ने मेरी प्रोडक्ट को डिमांड करना कम कर दिया क्योंकि मेरा प्रोडक्ट महंगा है। इसी तरीके से प्राइस के कम होने से डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। इट इज़ थ्योरी ऑफ प्राइस। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है कि आप एग्रीगेट, मेरी जो पूरी इकॉनमी है, कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतना कर रही है, खाने वाली इंडस्ट्री इतना प्रोड्यूस कर रही है, ये सब आउटपुट एग्रीगेट कितना होगा, जीडीपी जिसको आप कह देते हैं। और जनरल प्राइस लेवल क्या है मेरी इकॉनमी में, प्राइस लेवल जनरल इंक्रीज़ कर रहा है, इन्फ्लेशन आ रही है, या फिर डिक्रीज़ कर रहा है, डिफ्लेशन आ रही है, ये सब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इट इज़ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एजम्पशंस क्या रहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स से कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं कि जो इकॉनमी में एग्रीगेट आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, वो सेम है, सभी लोग एम्प्लॉयड हैं। एग्रीगेट आउटपुट जो है ओवरऑल फॉर्म्स का इतना ही है। हमने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स सेम रहेगी, तो हम माइक्रो को स्टडी कर रहे हैं। मैक्रो उल्टा कहती है, मैक्रो कहती है कि माइक्रो सेम रहेगी, तो हम इसको स्टडी करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी मेरे अंदर क्या वेरिएशंस आ रही हैं। वेरिएबल्स क्या रहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में? मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट के फोर्सेस होते हैं डिमांड और सप्लाई, जो कि आपके प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करते हैं। प्रोडक्ट आप कितना मैन्युफैक्चर करेंगे वो डिसाइड करती हैं। अगर आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उसकी बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि मेरे प्रोडक्ट का क्या प्राइस रहेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आप आगे इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो इट एड्रेसेस माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं आपके लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन सब की क्या प्राइसिंग रहेगी, ये आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स बताती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर काम करती है कि आपकी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ क्या रहेगी, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारी चीज़ें। और मॉनेटरी पॉलिसीज़ की आपका मार्जिन जो रहेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना रहेगा, आप कितने का एसेट रख के कितने का लोन ले सकते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड करती है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्फ्लेशन आ जाए, हम किसी स्पेकुलेटिव काम के लिए, यानी कि ऐसे ही जो लोग पैसा लगा देते हैं, जिसको आप कहते हैं गैम्बलिंग वगैरह में, इसको हम ज़्यादा प्रमोट ना करें। तो इस तरह से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको सॉर्ट आउट करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो प्रॉब्लम्स होंगी अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, इन सबको एड्रेस करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑल इन ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक पूरी इकोनॉमी में काम करता है। नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो है कि अगर मैं कहूँ ना कि ये कोई स्टेटमेंट है, मैंने कोई स्टेटमेंट दे दी, मैंने कोई बात कह दी, मैं कह सकती हूँ आप इसको चेक कर लो, चाहे गलत हो चाहे सही हो, बाद में देखेंगे, पर आप इसको चेक कर सकते हो कहीं ना कहीं। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि आज हमारे पास फ्यूल का 8.5 दिन का रिजर्व पड़ा है, चाहे मेरी बात सही है या नहीं है, आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं क्या हमारे पास इंडिया में अभी 8.5 डेज़ का फ्यूल का रिजर्व पड़ा है या नहीं, आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं कह दूँ आने वाले समय में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी, यानी कि महंगाई बहुत हो जाएगी, क्या आप इसको चेक कर सकते हैं अभी बैठे हुए? नो, क्योंकि ये सिर्फ एक ओपिनियन है, एक बात कह दी गई है, ये नॉर्मेटिव है, आप इसको कहीं से वेरीफाई नहीं कर सकते, कहीं से चेक नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव क्या है? ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन दैट कैन बी स्टडीड यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप कोई फैक्ट हो, कोई फिगर हो, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। नॉर्मेटिव क्या है? इट डील्स विद ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट। किसी भी इकोनॉमिस्ट ने कोई अपना ओपिनियन दे दिया रिलेटेड टू एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यूज़। तो इसको यदि हम टेबुलर फॉर्म में पढ़ें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? इट डील्स या रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वो इकोनॉमिक इश्यूज़ जो कि हमारे पास्ट में रहे होंगे, प्रेजेंट में हैं या फ्यूचर में हैं, उनसे डील करती है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ एक ओपिनियन दे देगी इकोनॉमिस्ट का रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज़ कि अभी क्या इकोनॉमिक इशू चल रहा है
और उसके रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है। जैसे कि अभी वॉर लाइक सिचुएशन है, ये एक इकोनॉमिक इशू है, इस पर मेरा ओपिनियन क्या है कि आगे आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन होगी, यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी, ये मेरा ओपिनियन है। तो एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होगी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इट रिलेट्स टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, कि पहले क्या था, अभी क्या है और आने वाले टाइम में क्या होगा। इट इज़ मतलब कि मैंने स्टेटमेंट पास कर दी कि ऐसा ही होगा, या मैं ये नहीं कहूँगी कि होना चाहिए, बट इट इज़ होगा। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है कि ऐसा होना चाहिए, इट रिलेट्स टू व्हाट ऑट टू बी, यानी कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन हो सकती है। इट इज़ माई ओपिनियन। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि प्राइजेस जो हैं 50% से राइज कर जाएंगे, अब मैंने एक फैक्ट डाल दिया, एक फिगर डाल दी, अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इट बिकम्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मे बी ट्रू और फॉल्स। जो मैंने बात कह दी कि हमारा 8.5 डेज़ का रिजर्व है, ये ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू ही होगी, ज़रूरी है कि आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कोई ट्रू या फॉल्स नहीं होता, इट इज़ ओनली ओपिनियन। ओपिनियन है, आप कैसे कहेंगे कि तेरी बात तो गलत है, क्या पता सामने वाले को सही लग रही हो और आपके नज़रिए में वो गलत हो। 4 बंदों को सही लग रही है, 4 बंदों को गलत लग रही है। इट कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स, बट इट इज़ एन ओपिनियन। अगर मैंने कहा कि आने वाले टाइम में महंगाई होगी, कुछ को लगता है कि महंगाई होगी, कुछ को लगता है कि महंगाई नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट आता है फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरीफिएबल फॉर ट्रुथ इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वही सेम बात कि जो फैक्ट्स और फिगर्स मैंने प्रेजेंट किए हैं उनको आप ट्रुथ के लिए वेरीफाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को आप वेरीफाई ही नहीं कर सकते। अगर आप 4 बंदों से पूछ रहे हैं, 4 के 4 अलग जवाब दे रहे हैं, तो इट इज़ जस्ट एन ओपिनियन, आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कोई जजमेंट नहीं होती और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स तो बेसिक जजमेंट पे होती है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो सकता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहती है, सीधा यही होगा, आगे तुम चेक करो। नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमी। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, इट इज़ द स्टडी, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी कि आपको स्कार्स मीन्स को कैसे एलोकेट करना है, कम रिसोर्सेज को, कि आपको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिल जाए। इकोनॉमी क्या है, आप किस सिस्टम से वो अपने स्कार्स रिसोर्सेज ले रहे हैं। स्कार्स रिसोर्सेज क्या था वहाँ पे, वेल्थ, जो आपका पैसा है, आप उस स्कार्स रिसोर्स को ऑब्टेन ही कैसे कर रहे हैं। इट इज़ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग, वो अपनी कमाई कैसे कर रहे हैं। जैसे कि टीचर्स स्कूल में जाएंगे पढ़ाएंगे तो उनको पैसा मिलेगा, डॉक्टर्स जो है हॉस्पिटल में जाएंगे इलाज करेंगे तो पैसा मिलेगा, लॉयर जो है कोर्ट में केस लड़ेगा तो उसको पैसा मिलेगा। इट इज़ अ सिस्टम कि आप पैसा कमा कैसे रहे हैं, वो स्कार्स रिसोर्सेज आपके पास कैसे आ रहे हैं, वो इकोनॉमी है। इकोनॉमी पूरी डिपेंड करती है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस और एक्सचेंज पे। अब क्या है कि एक जो पर्सन है वो अपनी सभी नीड्स फुलफिल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल टीचर जो है वो, उसके पास नॉलेज है, पर क्या वो अपना इलाज खुद कर सकता है। अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आई, क्या वो केस में अपना केस खुद लड़ सकता है, कोर्ट में अपना केस लड़ सकता है, नो। क्या वो अपने लिए दूध जो भी लेके आना है अपने आप निकालना करना सब कर सकता है, नो। वो वेजिटेबल्स जो है खुद ही ग्रो कर सकता है, नो। उसको डिपेंड करना पड़ेगा दूसरे लोगों पे। इट इज़ ऑल अबाउट इंटरडिपेंडेंस। अब डिपेंड किया कि ठीक है कोई दूध वाला है, वो मुझे, मैं उसके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मुझे दूध देगा। दूसरी चीज़ एक्सचेंज होगी, आप उसको पैसे दोगे तभी वो आपको दूध देगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, इंटरडिपेंडेंस भी होगी और एक्सचेंज भी होगी इकोनॉमी के अंदर। कोई पर्सन अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको अपनी सभी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड करना पड़ता है। इट इज़ इकोनॉमी। अब यही जो इंटरडिपेंडेंस है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में हमने डिवाइड कर दिया है। सिंपल इकोनॉमी जिसमें कि इंटरडिपेंडेंस बहुत कम है, और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी जिसमें कि इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। तो सिंपल इकोनॉमी में पीपल का जो इनकम लेवल है वो कम रहेगा, और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में आपके पास जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। अब जिसके पास कम इनकम है वो कम रिसोर्सेज में अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है, लेकिन जिसके पास इनकम बहुत ज़्यादा है वो क्या कहेगा, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, अच्छा ये चीज़ भी आ गई, नहीं ये भी इंट्रोड्यूस हो गई, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, उसको बहुत कुछ चाहिए। जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है उसकी डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा होंगी। ओके, तो सिंपल इकोनॉमी में जो वांट्स हैं वो मल्टीपल हैं पर एनॉर्मस नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है उसमें वांट्स मल्टीपल भी हैं और एनॉर्मस भी हैं। लोग अलग अलग चीज़ें भी डिमांड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी डिमांड कर रहे हैं। सिंपल इकोनॉमी में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है लेकिन कम, लेकिन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको बहुत तरीके की चीज़ चाहिए और वो इतनी सारी चीज़ें आप अकेले नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई एक रिच पर्सन है, उसने देखा कि
कौन कौन सी कार्स होती हैं आपके फेमस, टेस्ला, फरारी, रोल्स रॉयस। उसने 3-4 तरह की कार देखी, अब उसको तीनों चारों चाहिए। उसकी इंटरडिपेंडेंस हर एक कंपनी के ऊपर अब बढ़ गई है कि ये वाली कंपनी में से मुझे कुछ सामान चाहिए, उस वाली से भी चाहिए, तीसरी वाली से भी चाहिए। लेकिन एक सिंपल इकोनॉमी है, वहाँ पे लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है। वहाँ पे सिंपल मारुति की कार आती है, वो मारुति की कार भी एक्सेप्ट कर रहा है, उसको नहीं चाहिए टेस्ला की या रोल्स रॉयस या फरारी, नो। लेकिन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में उसकी तीनों के ऊपर डिपेंडेंस जो है बढ़ जाती है। सिंपल इकोनॉमी में डिग्री ऑफ एक्सचेंज जो है लिमिटेड है, क्योंकि आपकी डिमांड ही इतनी नहीं है, आप किससे एक्सचेंज करेंगे। अब उसकी एक्सचेंज सिर्फ मारुति वाले से है। लेकिन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में डिग्री ऑफ एक्सचेंज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सचेंज करेगा वो टेस्ला से भी खरीद रहा है, रोल्स रॉयस से भी खरीद रहा है और फरारी से भी खरीद रहा है। उसमें एक्सचेंज ज़्यादा हो जाएगा और सिंपल इकोनॉमी में एक्सचेंज जो है वो लिमिटेड रहेगा। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इट विल बी योर लास्ट टॉपिक कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस टाइप की होती हैं, हमारी इकोनॉमी किस टाइप की है। 3 टाइप की इकोनॉमीज़ हो सकती हैं। इट कैन बी कंट्रोल्ड, फ्री और मिक्स्ड। कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी उसको कह देते हैं, यानी कि जिसको गवर्नमेंट ड्राइव करती है। सारा का सारा जो है कहते हैं सारा का सारा कुछ अभी गवर्नमेंट के हाथ में है। नेक्स्ट आती है फ्री मार्केट की जितनी भी क्या कहते हैं उसको, लीश ब्रिडल कह देते हैं, जैसे हॉर्स की ब्रिडल होती है ना, वो भी लोगों के हाथ में है, मार्केट के हाथ में है, तो वो फ्री मार्केट होगी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, दोनों मिलके चला रहे हैं, ठीक। तो मीनिंग क्या रहेगा कंट्रोल्ड मार्केट का, इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर फॉर्मली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जहाँ पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन सबको गवर्न कर रहा है गवर्नमेंट। फ्री मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट फोर्सेस। और मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गवर्न बाय फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस बट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। अब मैंने अगर मार्केट को फ्री छोड़ दिया कि डिमांड सप्लाई पे आप इसको सेट कर सकते हैं, तो अब जो रिच लोग हैं उनकी ही जो डिमांड है ज़्यादा फुलफिल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लोगों को क्या लगता है जो कंपनीज है मैन्युफैक्चर कर रही हैं चीज़ें, कि ये जो रिच वाला एरिया है ना, सेक्शन है, ये मेरी चीज़ें खरीद लेगा, इसके पास इनकम है। तो जो भी वो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं ना, उनकी जो डिमांड है उनको फुलफिल करने वाली कंपनी ही नहीं होगी, कोई भी इंडस्ट्री उनकी डिमांड को फुलफिल ही नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट एक रेगुलेशन लगाती है, एक कहते हैं लिमिट सेट कर देती है कि इस टाइप की ही कंपनीज होंगी, इन सबको यदि ऑपरेट करना है इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, या अगर कोई कहते हैं डेली यूज़ की जो चीज़ें बना रहे हैं उनको हम कुछ टाइप की सब्सिडीज़ भी दे देंगे, यानी कि यू विल गेट सम काइंड ऑफ कंपनसेशन, सब्सिडीज़ मिल जाएंगे आपको, आप कम में भी वो चीज़ बना सकते हैं, यू विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस तरीके से गवर्नमेंट रेगुलेट करती है ताकि जो कुछ पुअर लोग हैं वो कहते हैं सफ़र ना करें। तो मोटिव क्या रहेगा, सेंट्रली प्लान्ड का सोशल वेलफेयर, इट इज़ कम्प्लीटली सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी जो डोर है अपने हाथ में ले ली है। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना 1947 में, हमको बहुत डर था, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई थी इंडिया में और उसने पूरा इंडिया को तबाह कर दिया था। हमको बहुत डर लगता था बाहर की इकोनॉमीज़ से, तो हमने अपने आप को बंद कर दिया था बाहर की इकोनॉमीज़ के लिए। प्राइवेटाइजेशन भी बिल्कुल बंद थी, हमारी इकोनॉमी पूरी नेशनलाइज थी, पूरी सेंट्रली कंट्रोल्ड थी, गवर्नमेंट का राज था। और उसमें गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि हम सोशल वेलफेयर करेंगे, कौन सी इंडस्ट्री रहेगी, वो कितना प्रोड्यूस करेगी, किस प्राइस पे प्रोड्यूस करेगी चीज़ें, वो सारा कुछ गवर्नमेंट प्लान करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हमें देखा कि हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको 1991 में अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ी थी। तो हमारी जो कंट्री है अभी मिक्स्ड बन गई है, गवर्नमेंट ने अपनी पूरी की पूरी डोर नहीं छोड़ी है पर कुछ ढील दे दी है, इट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब एक टाइम ऐसा भी आएगा जब गवर्नमेंट पूरी की पूरी डोर छोड़ देगी, इट विल बिकम फ्री मार्केट। वो सारा का सारा हमारी मार्केट के ऊपर चला जाएगा, जहाँ पे क्या प्रोड्यूस करना है, कितने दाम पे प्रोड्यूस करना है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट डिसाइड करेगी, कंज्यूमर डिसाइड करेगा। तो सेंट्रली कंट्रोल का मोटिव रहेगा सोशल वेलफेयर, और फ्री इकोनॉमी में लोग देखें कि मेरा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, बाकी सब जाएँ भाड़ में, मेरे को अपना प्रॉफिट चाहिए। मिक्स्ड इकोनॉमी में देखेंगे कि प्रॉफिट भी हो और सोशल वेलफेयर भी हो। नेक्स्ट पॉइंट रहता है सॉवरेनिटी, यानी कि छूट। कस्टमर जो है वो कितना सॉवरेन है, कस्टमर कितना डिसाइड करता है, हेड कह देते हैं, मतलब कि हेड ऑफ द स्टेट सॉवरेनिटी डिसाइड करता है कि कंज्यूमर कितना सॉवरेन है। सेंट्रली प्लान में कंज्यूमर सॉवरेन नहीं है, सॉवरेन है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या चीज़ बनेगी। लेकिन फ्री इकॉनमी में कंज्यूमर सॉवरेन है, वो डिसाइड करता है कि क्या चीज़ बननी चाहिए। अगर डिमांड सबसे ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट्स की है तो लग्जरी प्रोडक्ट्स ही बनाए जाएंगे, कंज्यूमर ने डिसाइड किया। मिक्स्ड इकॉनमी में कंज्यूमर सॉवरेन है, लेकिन बेसिक डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए पीडीएस
है। PDS इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो इंश्योर करता है कि एसेंशियल गुड्स जो है वो नीडी कंज्यूमर्स को मिल जाएं। ठीक, यानी कंज्यूमर सॉवरेन है लेकिन गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेशंस रहेंगी। कंट्रोल ऑन रिसोर्सेज कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी कि मेरे कितने पैसे हैं, हमें किस इंडस्ट्री में कितने पैसे लगाने हैं। रिसोर्सेज कंट्रोल करिए गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड इकोनॉमी में। फ्री मार्केट इकोनॉमी में आपके रिसोर्सेज कंट्रोल करते हैं पीपल। जो भी इंडस्ट्रियलीज हैं, प्राइवेट सेक्टर है, वो आपके रिसोर्सेज कंट्रोल करे कि मेरे को कहाँ पे कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग किस इंडस्ट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो प्राइस डिटरमाइन करती है, मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइस डिटरमाइन करती है मार्केट, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेट करती है प्राइसेस को एसेंशियल गुड्स के। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, जैसे अभी हार्वेस्ट हो रही है वीट की, तो वीट के जो प्राइजेस हैं वो एकदम से गिर जाएंगे अगर, क्योंकि देखो सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी वीट की। लोगों को पता है कि मार्केट में वीट है, अगर अभी नहीं खरीदी गई तो इनकी वेस्ट हो जाएगी, किसी भी दाम में हमको बेच देंगे एटलीस्ट, मतलब कि किसी भी दाम में हमको वीट देने के लिए तैयार हो जाएंगे एट द एंड टाइम। तो इसे वीट के प्राइसेस गिर जाएंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट आती है, अब मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट कहती है कि एटलीस्ट इस प्राइस से नीचे नहीं वीट गिरेगी, इस प्राइस से नीचे अगर आपको बेचनी है आप मुझे ही बेच दो, मैं ले लूँगी आपसे, लेकिन इससे नीचे वीट के प्राइस आपको नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से प्राइस डिटरमाइन तो किया मार्केट ने, लेकिन गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन डाल दी। डोमिनेशन किसकी रहेगी कंट्रोल इकोनॉमी में? पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर इज गवर्नमेंट सेक्टर। फ्री मार्केट में डोमिनेशन रहेगी प्राइवेट सेक्टर की, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही रूल करते हैं, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। सो दैट वाज ऑल, आपका चैप्टर खत्म। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी आपको क्वेरी है, यू कैन ask me in the comment section. I will surely reply. Thank you very much.